नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बहुत ही अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है आज की डेट में। आप लोग के बहुत सारे इनपुट मिल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, बहुत सारे इनपुट्स आप दे रहे हैं यूट्यूब फोरम पे, और पर्सनल भी कुछ लोग जो है व्हाट्सएप कर रहे हैं या पर्सनल चैट भी कभी कभी करते हैं अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर के। तो इसमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ होती है दोस्तों, जो आप लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो ये होती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत साइट स्पेसिफिक हैं, वो बहुत जेन्युइन है, और ये इंटरेक्शन एक बहुत बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग है जब हम किसी प्रॉब्लम की डिटेलिंग में जाते हैं और उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ी लर्निंग हो रही है, मुझे भी हो रही है, आपको भी हो रही है, और खुशी की बात है कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है और हम दोनों मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मकसद इस चैनल का या मेरा केवल एक ही है कि आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया जाए। एक प्रॉब्लम रिज़ॉल्वर बन के जो है ये चैनल आपके सामने आए और आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको स्पेसिफिक तरीके से स्पेसिफिक जवाब दिया जाए। फिर भी कुछ लोग जो है बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं, एक जैसे क्वेश्चंस करते हैं। उसकी जो मुझे वजह लगती है कि शायद वो वीडियो को ध्यान से नहीं देखते, या वीडियो को रिपीट करके नहीं देखते, या फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी मिस हो जाते हैं तो आपको हो सकता है कि समझने में दिक्कत आए, आपको इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आए कि क्या इशू को जो है ये वीडियो या ये वाला पॉइंट जो है पॉइंटर उसको इंडिकेट कर रहा है और कैसे उसका रिजोल्यूशन होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ना करें और आप उसको जो है हेडफोन लगा करके सुनिए और बहुत ध्यान से देखिए कि एक एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करने का मैंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है। हो सकता है कि किसी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो, क्योंकि मैं यहाँ अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी जो मेरी गाइडलाइन की नॉलेज है, NHAI मिनिस्ट्री की गाइडलाइन की नॉलेज है जो, और मेरी रिटेल ऑयल इंडस्ट्री की जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं पिछले 20-22 साल के, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और आप लोग के इनपुट से बहुत सीखने को मिलता है। और इसमें मैं आप लोग के लिए भी कहता हूँ कि एक बेसिक जो आप लोग का इंटरेक्शन आपस में टेलीग्राम पे हो रहा है वही बहुत एजुकेटिव है और मुझे पर्सनली देख के बहुत खुशी होती है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे कुछ उन पॉइंट्स की, उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस अभी तक हमने टेकअप नहीं किए हैं, जो पहली बार ही आए हैं। कुछ एक आधे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं बट उनका थोड़ा सा मूड डिफरेंट है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे, आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा। और हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग के इश्यूज़ जो आपने साइट से भेजे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, एनर्जी लगती है, मुझे टाइम निकालना पड़ता है, स्पेसिफिक रिप्लाई प्रिपेयर करना पड़ता है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और उन लोग को ज़रूर फॉरवर्ड करिए जिनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जो बहुत रिमोट एरिया से आते हैं, जिन्हें प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं मिल रहा या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। क्योंकि कंसल्टेशंस, एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमने महाभारत से भी सीखा है और ये हमने रामायण से भी सीखा है। महाभारत में आप समझ सकते हैं कि जो कौरव थे उनका कंसल्टेंट कौन था या उनका एडवाइज़र कौन था। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है हम अपना कंसल्टेंट इलेक्ट करते हैं और हमें किस तरीके की गाइडेंस मिल रही है। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे। तो क्वेश्चन आया है कि क्या NOC को अरेंज करना एक साइंस है या आर्ट है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से पूछा गया है। मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो NOCs होती हैं कुछ हाईली टेक्निकल होती हैं, हम उनके डिवीज़न पे बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले मैं एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ। और कुछ जो होती हैं वो नॉन टेक्निकल सी होती हैं, वहाँ के पर्सनल इंटरेक्शन करना होता है और जाके कन्विंस करना होता है। हाँ, जो टेक्निकल NOCs हैं उसमें टेक्निकल पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो भी उसमें जो है बहुत पर्टिकुलर होती है कि वो टेक्निकल क्राइटेरिया पूरा हो। बट अगर हम ओवर एट लार्ज देखें तो इट्स मोर एन आर्ट रादर देन ए साइंस। तो इसका मतलब कि आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए एक्सपर्ट होना है। कुछ NOCs में आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, आप उनको ले सकते हैं। और किसी ने बहुत स्पेसिफिक परसेंटेज में पूछा कि कितने % आपके हिसाब से ये साइंस है और कितने % आर्ट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है अराउंड ये 40% साइंस है अगर मैं एग्रीगेट में लूँ, और 60% आर्ट है। तो मोर दिस इज़ एन आर्ट, और आप लोग इसे कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जो है एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी से निकलते हैं। जब पेट्रोल पंप का अलॉटमेंट होता है, LOI मिलती है,
और फर्दर जब आप एनओसीज़ की प्रक्रिया से निकलते हैं और बाद में सेल स्टार्ट करते हैं, तो जो स्ट्रगल होता है, जो जर्नी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारी लर्निंग होती है। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है, कुछ लोग इसमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत उनका जो है माइंडसेट वो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है अथॉरिटीज़ की तरफ। तो मुझे लगता है कि इस जर्नी को एंजॉय करिए और औरों को भी गाइड करिए कि आपने एनओसी कैसी ली। उन लोग को खासकर कि जो लोग कंसल्टेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनको किसी तरीके से एक पेट्रोल पंप अलॉट हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। इट्स मोर ए आर्ट रादर देन ए साइंस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टेकअप करते हैं। किसी ने कहा है कि मीडियन कट का जो इंटरसेक्शन है वो अराउंड 298 मीटर पे आ रहा है। कैन आई मैनेज एनओसी? यस, यू कैन मैनेज एनओसी। 300 मीटर में जो है कुछ मेजरिंग टेप्स को अगर हम चेंज करें या मेजरिंग डिवाइस को चेंज करें तो मुझे लगता है कि 1-2-3 मीटर का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ आपको मोर ए मैनेज करना है। ये सवाल मेरे पुराने सवाल से या पुराने जवाब से रिलेटेड है, जिसे मैंने कहा था इट्स मोर एन आर्ट रादर देन ए साइंस। तो आप आर्टिस्टिक तरीके से मैनेज करिए, नपवा दीजिए 298 मीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर बहुत फ़र्क होता है देन इट बिकम्स अनमैनेजेबल। अगर कोई अधिकारी बहुत ही पर्टिकुलर हो जाएगा तो बात दूसरी, अदरवाइज़ इतने में निकल सकता है। यू कैन मैनेज दिस। मुझे लगता है आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। थर्ड क्वेश्चन जो आता है कि अर्बन एरिया क्या है, क्या उसमें ईडी लेन बनाने ज़रूरी हैं? दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है और हर बार जो होते हैं एनएचएआई के अधिकारी या मिनिस्ट्री के अधिकारी अर्बन एरिया को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि जो हमारी रिटेल आउटलेट की गाइडलाइन है उसमें अर्बन एरिया को डिफ़ाइन किया गया है कि टाउन फ्रॉम वेयर द हाईवे पासेस एंड इट हैज़ ए पॉपुलेशन मोर देन 20,000। 2013 की गाइडलाइन में ये क्राइटेरिया 20,000 एंड 1 लाख के बीच में क्राइटेरिया था, मोर देन 1 लाख था। अब उसको मोर देन 20,000 किया है और इसमें कहीं से भी ये नहीं लिखा है कि ये विद इन म्यूनिसिपल लिमिट होना चाहिए या अर्बन डेवलपमेंट लिमिट या शहर की लिमिट के अंदर होना चाहिए। पर बहुत से अधिकारी इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नगर निगम लिमिट के अंदर होना चाहिए और वो नगर निगम सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा एक हमारे जो है व्यूअर ने कर्नाटका से इनपुट दिया, तो मुझे लगता है गलत है। क्योंकि अगर आप अदर प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो एनेक्सर है, अगर आप उस एनेक्सर है उसको स्टडी करिए और आप इसको स्टडी करिए तो आपको उसमें जो है बहुत क्लियरली इस बार गाइडलाइन में मेंशन कर दिया गया है कि नगर निगम का सर्टिफिकेट चाहिए। इसका मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो तभी अर्बन ट्रीट होंगी जब वो म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर होंगी। बट ये रिटेल आउटलेट के केस में नहीं है कि उसमें जो है म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर होना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जो है किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या बीडीओ से कोई भी अगर लेटर आता है तो प्लीज़ आप उसको मानिए। 20,000 पॉपुलेशन से ऊपर का और बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा उस पर डिबेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आसपास सेटलमेंट्स हैं, वो एरिया जो है अर्बनाइज्ड हो रहा है, कोई गांव है डेवलप हो गया है, तो उससे अर्बन एरिया को ट्रीट करिए और वहाँ पर एडी लेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा फिगर है लास्ट का वो ये बताता है कि अर्बन एरिया, हिल एरिया में एडी लेन बनाने नहीं हैं और वो लेआउट में इसको जो है इंडिकेट करता है। ये इसका प्रोविज़न इसलिए है दोस्तों क्योंकि अर्बन एरिया में जो है एडी लेन बनाना बहुत टीडियस काम है, आसपास के लोग बना नहीं देते क्योंकि बहुत सा अर्बन डेवलपमेंट होता है। सेम सिचुएशन विद द हिल एरिया होती, वहाँ जगह नहीं होती और अर्बन एरिया की भी यही सिचुएशन होती है, लैंड इज़ वेरी कंजेस्टेड। तो मुझे लगता है कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। थर्ड क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन अदर प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में क्या फ़र्क है। तो अगर आप एनेक्सचर सेकंड को पढ़िए गाइडलाइन के तो उसमें लिखा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक सिंगल यूनिट हो सकती है या एक मकान में जो है अगर 4 ड्वेलिंग यूनिट्स बन रही हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज हमारी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रीट होगी। अदरवाइज़ बाकी जितने कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या आईटी पार्क्स या जो भी हमारे डेवलपमेंट एरियाज़ हैं बड़े बड़े, चाहे वो प्राइवेट डेवलपर्स की हों, वो सारी अदर प्रॉपर्टी डील होंगी। और गाइडलाइन ने बहुत क्लियरली इनको किस तरीके से ट्रैफिक को ट्रैक करता है उसको एक्सप्लेन किया है, उसी हिसाब से प्रोविज़न्स की बात की है। बिकॉज जितनी भी अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स को जो है ट्रैक करती हैं, उनकी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग में उसी तरीके के कंसिडरेशन लिखने पड़ते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं कौन कौन से चाहिए, उन्होंने ये भी पूछा है, मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। बहुत स्पेसिफिक 4-5 डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। एक क्वेरी उन्होंने ये पूछी है कि क्या हमें डायरेक्ट एक्सेस अपनी जो है अदर प्रॉपर्टी में मिल सकती है। नहीं मिल सकती दोस्तों, इसमें सर्विस रोड का प्रोविज़न करना ही होगा आपको। एग्जिस्टिंग सर्विस रोड है अब उससे ले लीजिए, अदरवाइज सर्विस रोड का प्रोविज़न करिए। गाइडलाइन का बहुत स्पष्ट प्रावधान है, यू कांट टेक डायरेक्ट एक्सेस, और वो लेना ठीक भी नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बनते हैं और एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस
हो जाते हैं और आप अदर प्रॉपर्टी से डायरेक्ट एक्सेस क्यों लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मेन रोड पे हाईवे पे क्यों आना चाहते हैं जहाँ पे फास्ट मूविंग ट्रैफिक और स्लो इनकमिंग ट्रैफिक का जो है कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बने और एक्सीडेंट के चांसेस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम टेकअप करते हैं। किसी ने पूछा है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर की जो PSUs हैं, चाहे वो BPCL हो, चाहे वो HPCL हो, चाहे IOCL है, उसके पंप को लेना बेटर है कि एक प्राइवेट सेटअप्स जो आजकल आ रहे हैं, जैसे Jio BP की हमने बात की थी, अडानी की बात की थी टोटल के साथ, या और नायरा है, शेल है, हम इन सब की बात करें तो क्या हमें प्राइवेट लेना चाहिए या PSU को लेना चाहिए? दोस्तों, मैंने इसमें पर्सनली आपसे कहा कि ये पर्सनल माइंडसेट की बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा वैसे हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, पंप एंड शो करना चाहते हैं, तो आप Jio BP के लिए जा सकते हैं। अगर आपके बजट ज़्यादा है, लैंड बहुत बड़ा है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके थोड़े लिमिटेशंस हैं और आप एक छोटा पंप बनाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जो हमारी पब्लिक PSUs हैं वो बड़े रिटेल आउटलेट नहीं बनाती हैं। अगर आप थोड़ा सा वैसे टेम्परामेंट के हैं तो आप PSU में जाइए। थोड़े से आप एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हैं और वैसे हैं, तो आप जो है Jio BP में जा सकते हैं। एक्सपेंडिचर उसमें ज़्यादा है। और किसी ने पूछा है कि Jio BP में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं और ये क्यों है? तो दोस्तों, एक ब्रांड की जो है वो वैल्यू जो है Jio BP एक्सपेक्ट करती है कि लोग पे करेंगे। हालांकि Jio BP ने अपने को जो है फिर रिवाइव करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि शुरू में जो रिलायंस के पेट्रोल पंप आए थे, हमें सबको पता है, ड्यू टू सेवरल रीजंस जो है वो कई साल तक बंद रहे थे, और जिन लोगों ने रिलायंस के पेट्रोल पंप लिए थे उनको बहुत नुकसान हुआ था। एक्सेप्ट उनको जो है लीज़ रेंट के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, तो वो एक अभी जो है एक पॉइंट चल रहा है। बट आज की डेट में क्योंकि फ्री मार्केट है, इस पे जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सब्सिडी की सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो ये आपके टेम्परामेंट है, आप किसे जाते हैं। उन्होंने पूछा कि आप मुझे पर्सनली राय दीजिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरी आपको पर्सनल राय है कि आप PSU में चले जाइए। और ये कोई इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं प्राइवेट कंपनी को कम आँक रहा हूँ, बस जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ इसमें सेटिस्फेक्शन होगा और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई होगी। एक क्वेरी दोस्तों ये आई है कि किसी ने कहा कि मेरे पेट्रोल पंप के सामने जो है एक लगभग 3 से 4 मीटर का एक मीडियन कट आ रहा है या मीडियन गैप आ रहा है। उनकी क्वेरी ये है, तो मैं क्या करूं इसमें? और ये अभी जो है रिसेंटली जो PWD से NH डिवीज़न से ये जो हमारा स्ट्रेच है वो NHAI को जो है हैंड ओवर किया गया है। तो दोस्तों, मेरा इसमें ये कहना है कि आप पहले वेदर चेक कर लीजिए कि ये एक लीगल मीडियन गैप है या इलीगल मीडियन गैप है। क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो PWD की रोड्स हैं या PWD के से जो NH को हैंड ओवर करती हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं रिबन डेवलपमेंट में, अर्बन एरिया में जो है अपने मीडियन कट अपने सामने खोल लेते हैं। बहुत से लोग रूरल एरिया में भी अपने सामने खोल लेते हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक जो है मीडियन कट हाईवे पे नहीं होते, उसके अपने नॉर्म्स हैं, वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। और तो इसको आप इंक्वायर कर लीजिए, अगर रिकॉर्ड में उनके नहीं है तो आप इसको ना शो करिए और अधिकारियों को इंटीमेट करिए कि किसी ने मीडियन कट काट लिया है। 3-4 मीटर का मीडियन कट नॉर्मली हाईवे पे नहीं होता, 10-12 मीटर से लेकर 25-30 मीटर के, इवन मोर देन दैट गैप्स के जो मीडियन कट्स होते हैं वो हाईवे पे होते हैं। डिपेंड्स कि कितना ट्रैफिक और कितना वो है, तो आप उसको इंक्वायर करके DPR चेक करके या किसी तरीके से उसके रिकॉर्ड को निकलवा के वहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेरी इसमें यह आई है कि राइट ऑफ वे बहुत कम है वहाँ पे, तो किस तरीके से अप्रोच को लिया जाए। तो मैंने आपको दोस्तों पहले भी एक वीडियो में बताया, राइट ऑफ वे वाली वीडियो को आप देख लीजिए, मैंने लिंक शेयर किया है और यहाँ पे भी मैंने जो है उसको वीडियो को ऊपर आपको जो इंडिकेट कर रही है। अगर राइट ऑफ वे NHAI का नहीं है तो वहाँ पर आपको लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी वाले जो ओनर्स हैं वो आपको एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन या सर्विस रोड बनाने के लिए अपनी लैंड को ना दें। तो इसको बहुत सोच समझ के अंडरटेकिंग दीजिएगा आप और पूरी चीज़ों को एवेलुएट करके ही आप अंडरटेकिंग दीजिए और एक्सेस परमिशन के लिए जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस स्टेज पे NHAI जो है लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंक्वायर कर लीजिए कि लैंड एक्विजिशन में कौन सी धाराएँ लग गई हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी वो लैंड एक्वायर हो जाए और एक्विजिशन में आ जाए। तो मुझे लगता है कि यू शुड हैव ए पेशेंस और थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अंडरटेकिंग देके कंप्लीशन में आप ज़मीन खरीद सकते हैं, तो यू कैन मूव अहेड विद दैट। अब दोस्तों, एक क्वेरी ये बार बार आ रही है कि हमें कंप्लीशन में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और कंप्लीशन कैसे लेना है। तो इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, कंप्लीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और नई गाइडलाइन में जो है आपको 2.5 लाख की बैंक गारंटी देनी है। अगर आप विदिन 2 ईयर्स अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो आपको जो है बैंक गारंटी आपकी जो है फोरफिट हो सकती है। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं और इंस्पाइट ऑफ गिविंग यू द वार्निंग लेटर्स, अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हैं तब भी आपकी बैंक गारंटी जो है फॉरफिट हो सकती है।
तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है एनओसी में। फिर उसके बाद अगर आप नहीं पूरा कर पाते हैं तो आप रिक्वेस्ट लेटर लेके 1 साल का टाइम एक्सटेंशन ले लेते हैं। बट एक्सटेंशन कांट बी इन एनी केस, इट कैन गो बियॉन्ड 2 years. So you have to construct and finish your retail outlet within 2 years from the date of approval from the local office, proposing authority, not from RO office. इसका बहुत ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोकल ऑफिस आपको एनओसी की डेट देता है वो डेट मानी जाएगी, ना कि RO ऑफिस से, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है इसमें जो है 1.5-2 महीने का गैप हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट्स पे किसी ने कहा कि आप वीडियो शेयर करिए, बट क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको बताऊँगा। पुराना अप्रूवल वाला अप्रूव्ड मैप है वो आपको चाहिए, अप्रूवल लेटर चाहिए जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगी रहती हैं, प्रॉपर वीडियो चाहिए, साइट्स की पिक्स चाहिए। वीडियो में ज़रूर आपसे कहूँगा कि पूरी रिटेल आउटलेट का एक पूरा जो है एक मूवमेंट करके एंट्री साइट से जा करके एग्जिट साइट से निकल के आप पूरा का पूरा एक उसमें पैनोरामिक उसका जो है एक व्यू बनाइए, जिससे क्लियर हो कि किस तरीके से जो है रिटेल आउटलेट में डेवलपमेंट किया गया है। और ड्रेन पे ज़रूर उसमें फोकस करिए, साइनेजेस पे ज़रूर उसमें फोकस करिए, और जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं जैसे टॉयलेट्स हैं, और आपने कोई वे साइड एमिनिटी बनाई है या आपने जो है वहाँ पे पेइंग वाटर की जो है पोर्टेबल वाटर का कोई अरेंजमेंट किया है, तो उन सबको ज़रूर आप हाईलाइट करिए। और आप एंट्री से जाते हुए आप जो आपकी डी एक्सेलरेशन लेन है उसे एंटर करिए, पूरा व्यू देते हुए आप जो है एक्सेलरेशन लेन से बाहर निकल जाइए, जिसमें पूरे की पूरी एक क्लियरिटी होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स की जो आप पिक्स ले लीजिए, वो आपको फाइल में लगाने हैं, तो वीडियो और पिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी कंपनी का, उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, उनकी अंडरटेकिंग चाहिए कि ही इज़ ऑथराइज टू साइन, जो कि हम लोग 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नॉमिनी लगाते हैं। देन आपको जो है एक एज बिल्ट मैप भी अगर आप लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग कैनोपी नहीं लगाते हैं बिकॉज कैनोपी बहुत मैंडेटरी नहीं होती, तो आप इसका बहुत ध्यान रखिए कि हमें जो है एज बिल्ट ड्राइंग लगानी है, इतना डॉक्यूमेंटेशन लगाना है। और एट लास्ट जो है आपको जो आपकी अगर लाइसेंस फ़ी कुछ बढ़ गई है, बिकॉज जो 2.5 लाख की लाइसेंस फ़ी है वो 2020 कैलेंडर ईयर की है, 2020 की है जब ये नई गाइडलाइन आई थी। तो अगर आपने मान लीजिए 2020 में कोई अप्रूवल कराया नई गाइडलाइन से, 2021 में आप कंप्लीशन ले रहे हैं, तो जो डिफरेंस है 5% का जो एस्केलेशन है वो आपको साथ में जो है भारत कोष में जमा करा के रसीद को लगाना होगा। प्रॉपरली फ़ाइल जमा होगी, रिकमेंड होगी, रिकमेंड होने के बाद जो है ये फिर फाइल RO जाएगी, वहाँ से आपको अप्रूवल ग्रांट होगा। आइडली ये सब ऑनलाइन होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, तो ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये डॉक्यूमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक डिटेल वीडियो आपको बनाऊँ और एक इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं और आपको वो भी वीडियो दिखाऊं जो रिटेल आउटलेट की कंप्लीशन की है कि किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, या NHAI के अधिकारी, मिनिस्ट्री के अधिकारी किन किन चीज़ों पे इन वीडियो में फोकस करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुल होकर बनाइए। उसमें कोई अगर ऐसा भी पॉइंट है कि जो आप नहीं, जो लगता है कंप्लायंस में नहीं, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसमें इश्यूज़ हो सकते हैं। दिस इज़ मोर एन आर्ट रादर दैन ए साइंस। आप, मेरे को लगता है कि मेरा इंडिकेशन समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं, किसी ने ये बोला है कि मेरा कंप्लीशन जो है 1 साल में नहीं हो पाया और अब 2 साल भी मेरे पूरे हो जाएंगे ऐसा लगता है, बिकॉज मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC लेट मिली है, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं टाइम एक्सटेंशन ऑफ टाइम EOT और कंप्लीशन एक साथ अप्लाई कर सकता हूं? तो दोस्तों, नई गाइडलाइन में इस तरह का प्रावधान नहीं है, बहुत बच करके चलिए, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अथॉरिटी ट्रीट करेगी अभी इसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि रिलैक्सेशन का क्लास ख़त्म हो गया है। पहले ही होता था कि रिलैक्सेशन के क्लास में डाल के वेबसाइट पे उसको अपलोड करके जो है लोगों के कमेंट्स मांगते थे और अप्रूवल कर देते थे। बट बहुत सारे केसेस में दोस्तों ऐसा होता है, मैंने भी बहुत सारी वीडियो में पहले भी रेस किया है, और आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आते हैं कि कभी कंप्लीशन 2-2 साल में करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप ट्राई करिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए जो मेरी आपको पर्सनल राय है कि अथॉरिटी को पहले से इंटीमेट कर दीजिए कि आपका नहीं हो पाया है, ये रीज़न्स हैं, जेन्युइन रीज़न्स हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा लॉ है, वो भी आपको परमिट करता है कि अगर आपका जो है लिमिटेशंस का टाइम ख़त्म हो जाता है तो आप वैलिड रीज़न के साथ आपको टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप पहले इंटीमेट कर दीजिए अथॉरिटी को, उसके बाद आप अप्लाई करिए, उनको कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, तो ये आपके लिए शायद बेटर रहेगा। और दोस्तों, किसी ने ये पूछा है कि मैं किस तरीके से जो है पेट्रोल पंप को अप्लाई करूं, अलॉट करूं, एक इसका पूरा प्रोसीजर बताइए, एक पूरी आप जो है इस पर एक वीडियो बनाइए। दोस्तों, एक बहुत ही लंबा एक प्रोसेस है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी तरीके से एक वीडियो बना के क्लियर करूँ कि आप एडवर्टीज़मेंट में किस तरीके से अप्लाई करिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या इसका प्रोसेस है और किस तरीके से करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, LOI कैसे लेनी है।
और किस तरीके से जो है आप अपना जो है रिटेल आउटलेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ नहीं टेकअप कर सकता क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। दोस्तों किसी का एक ये क्वेश्चन आया है कि जो क्या आप ऑफलाइन सपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों ने ऑफलाइन सपोर्ट की रिक्वेस्ट की है, उनको दिया जा रहा है बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी एंड दे वांटेड ए वेरी स्पेसिफिक, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी बहुत स्पेसिफिक थी, शायद उनका रिजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, उन्होंने कंसल्ट किया है और जो भी हमारे चार्जेस हैं हम लेकर के उनको कोशिश कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, क्योंकि मकसद यही है कि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हों और किसी तरीके से जो आपकी जो हर्डल्स हैं आप फेस कर रहे हैं वो कम से कम हो। तो डिजिटल सपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, आप उसे लेते रहिए, क्वेरीज़ को रेज़ करते रहिए। और किसी ने कहा है कि हम आपसे लाइव एक सेशन चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इस लायक मुझे समझ रहे हैं कि मैं ऑनलाइन आकर के आप लोग को सपोर्ट करूं। अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो कोई लाइव स्ट्रीम का सेशन हो सकता है यूट्यूब पे या फेसबुक लाइव हो सकता है, या आपको कोई और अगर मीडियम लगता है तो हम ज़रूर जाएंगे। बिकॉज़ अगर आपकी प्रॉब्लम मैं ऑनलाइन आके फ़ेस टू फेस अगर समझ के उसको ऑन द स्पॉट सोल्यूशन दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग के इसमें इनपुट्स चाहिए, आप लोग कैसे चाहते हैं लाइव स्ट्रीम, कुछ 8-10 क्वेश्चंस अगर आप लोग रेडी हो जाएं तो एक टाइम फिक्स कर लें, एक मीटिंग कर लिया जाए और मुझे लगता है कि ऑनलाइन आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए। पर्सनल जो है इंटरेक्शन अगर ऑनलाइन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी मज़ा आएगा कि आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। दोस्तों किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि NHAI वाले बहुत पैसा मांग रहे हैं, क्या करूं। तो मैंने आपको भी बताया इट्स एन आर्ट, आपको किसी तरीके से अपनी फ़ाइल निकालनी है। और उसने ये भी लिखा है कि जानबूझ के हर्डल्स लगाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आप अपने कंसल्टेंट के एक वो लीजिए, ओपिनियन लीजिए, उसकी हेल्प लीजिए, बिकॉज़ आपने जो है उसको चार्जेस पे किए हैं और अगर वो कुछ विज़िट करने के चार्जेस मांगते हैं, अगर आपको लगता है उसका वर्थ है तो उनको पे कर दीजिए। क्योंकि जो NHAI की जो एक NOC है या मिनिस्ट्री की NOC है वो एक टेक्निकल NOC है, वो आपको कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरत है। छोटे छोटे पॉइंट्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप खुद कर पा रहे हैं, कैपेबल हैं और आपको लगता है कि अगर आप कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ के या कोई इस तरीके से करके जाके डिस्कशन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और और फिर जो एक्सपेंसेस हैं दोस्तों वो तो जो आपको करने हैं वो करने हैं। अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस मांगे जा रहे हैं तो वो गलत है। देख लीजिए कोई मेजर नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। तो रिड्रेसल के भी कई सारे सिस्टम हैं, आप उस पर जा सकते हैं। बट मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ द जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होती हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि हर्डल्स की जाएं। बट अगर कभी कभी कोई नेगेटिव कोई अधिकारी मिल जाता है जिसमें बहुत ईगो है या बहुत वैसी बात है तो बात दूसरी है। अदरवाइज जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। मैनेज करिए, इट्स मोर एन आर्ट रादर देन ए साइंस। आई थिंक आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं लेकिन उनको हम नहीं ले पाएंगे इस सेशन में क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और जो है नेक्स्ट कभी सेशंस को ले लेंगे। और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप इसको डालिए, इस पर आप टेलीग्राम पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए। अगर यूट्यूब पे आप डालेंगे तो इमीडिएट रिस्पांस मिलेगा, पर टेलीग्राम चैनल पे अपने आप ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना मत भूलिए। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इन एफ़र्ट्स का जो हमारी मेहनत हो रही है, जो आप लोगों से इंटरेक्शन करने की, आपको एम्पावर करने का प्रयास हो रहा है, ये तभी पूरा होगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, आप जब इसको थम्स अप करेंगे, औरों को शेयर करेंगे। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।